हेलो बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, हमारी खुद की गवर्नमेंट बन चुकी थी। ठीक है, सब कुछ हो चुका था। तो अब हमें आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ना था। अब हमारे देश को हमें आगे लेके चलना था। ठीक है। तो सरकार बनी, सरकार के बाद कुछ पंचवर्षीय योजना, 5 इयर्स प्लान और कुछ चीजें बनाई गई, जिनसे हमारे देश का आर्थिक रूप से यानी पैसों के नजर में थोड़ा विकास हो सके। ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज बनाई गई, कुछ ठीक हुई, कुछ फेल हो गई। ठीक है। और अंत में 1991 में, इन दैट रिगार्ड, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में कुछ पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश का और बेहतर हो सके। उन 3 पॉलिसीज का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इन तीनों चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन: government gradually reduced the restrictions and control imposed on private sector and encourage economic development। ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं यानी प्राइवेट बिजनेस होते हैं, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज जो होती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो बहुत सारी रोक थी, बहुत सारी उनकी मर्यादाएं थी, बहुत सारी जो लिमिट्स थी, उनको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। यानी उनको, प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ी ज्यादा आजादी देना शुरू कर दिया। इससे इससे क्या फायदा था? इससे ये फायदा था कि प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सके, जिससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी फायदा होना था और देश की इकोनॉमी डेवलप्ड होती। ठीक है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है, उसके ऊपर से जब गवर्नमेंट बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक जो होती है ना, बहुत सारी चीजें करने से रोका जब जाता है तो उसे रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। और बहुत सा ज्यादा जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो आजादी जो होती है प्राइवेट सेक्टर की, वो बहुत कम होती है। तो जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हटा लेती है, ठीक है, यानी कुछ ज्यादा आजादी दे देती है कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती, तो उस प्रोसेस को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। Main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier periods were as follows। कुछ जो लिबरलाइजेशन में कुछ जो नियम बनाए गए थे शुरुआत में, वो उनमें से कुछ ये हैं। There was reservation for 18 industries. For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated। कुछ 18 जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर में थी, और उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज थी उन पर गवर्नमेंट की परमिशन लेने का जो कंपलसरी एक रूल होता था। गवर्नमेंट की परमिशन मतलब कुछ भी काम करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेने का जो रूल था पहले, वो अब हटा दिया गया था। यानी वो डील्स और वो जो अपने हिसाब से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहती है, वो अब खुद ही खुले रूप से कर सकती थी। एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेयर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। पहले किसी भी चीज की प्राइवेट कंपनी बनाना, यानी गवर्नमेंट के अंडर ही सारी कंपनीज होती थी, प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती थी। कोई भी चीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं था। ठीक है। सब गवर्नमेंट के अंदर ही काम हुआ करता था, प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन बाद में सिर्फ रेलवे बनाने वाली कंपनी, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस,
ये जो 3 तरह के प्रोडक्शन करने वाली कंपनी थी वो ही गवर्नमेंट की कंपनीज थी, बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज कुछ भी अपना बनाकर बेच सकती थी, बनाकर प्रोड्यूस कर सकती थी। ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री वॉज कैंसल्ड। पहले ये नियम था कि जो भी इंडस्ट्रीज नई ओपन हो रही है या जो भी नई इंडस्ट्री बन रही है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब वो रजिस्ट्रेशन का रूल हटा दिया गया था, उसे कंपलसरी नहीं रखा गया था। प्रोविजंस टू टेक गवर्नमेंट परमिशन for setting up industries which do not cause pollution and are not hazards for environment was cancelled। ठीक है। तो पहले कुछ ऐसा नियम था कि क्या नियम था? प्रोविजंस टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर टेकिंग सेटिंग अप इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। पहले जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती थी और जो किसी भी रूप से किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, वैसी इंडस्ट्रीज को अब गवर्नमेंट से सेटअप के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। यानी काफी सारी जो छोटी बड़ी आजादी थी वो अब प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। प्राइवेट सेक्टर एक बार फिर से समझ लो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो कंपनीज किसी इंडिविजुअल की होती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, वैसी कंपनीज, वैसे जो भी सेक्टर, वैसे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। अब जो भी ये आजादी दी गई थी प्राइवेट सेक्टर्स को, उसका फायदा क्या था? व्हाट वेयर द एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन? As a result of liberalization, private sector has got opportunity to make unconstrained development which led to increase in production। ठीक है। लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर अब मन चाहे जितना जितनी मन चाहे जितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज खुल सकती थी, वो अपने मन चाहे जैसे काम कर सकते थे। और कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी, इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। ठीक है। और कंपनीज में प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं देश की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम भी बढ़ती है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो देश के नागरिकों को ज़्यादा सामान अपने ही देश से मिल जाता है, बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उल्टा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक देश में जब एक्स्ट्रा सामान बनने लगता है तो वहाँ की पॉपुलेशन के यूज के बाद जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो दूसरे देश में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होती है और कहीं ना कहीं देश में फायदा होता है। ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्रीज में जो भी रॉ मटेरियल के द्वारा जो भी सामान बन के तैयार होते हैं उपयोग करने के लिए, उसे प्रोडक्शन कहते हैं। Because of accepting policy of liberalization, global trade started getting impetus and there has been increase in global trade। जब किसी भी देश में कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस होती है जो कि वहां के लोगों को तो मिल ही जाती है, उसके अलावा वो देश उस बनाई हुई चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, तब स्टार्ट होता है ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड मतलब जहां एक देश अपनी देश में बनाई हुई चीजों को दूसरे देशों को बेचता है और दूसरे देशों से भी वैसी चीजें खरीदता है जो उसके देश में नहीं बनती हैं, और यहीं से शुरुआत होती है ग्लोबल ट्रेड की। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड यहाँ यानी कि जहां पर कई देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। वो तभी संभव हो पाता है जब किसी देश में उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सामान बनता है और एक्स्ट्रा सामान भी प्रोड्यूस होता है जो वो दूसरे देशों में बेच सकते हैं। Because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange। जब किसी दूसरे देश के साथ हमारा देश व्यापार करता है, बिजनेस करता है,
या कुछ भी चीज वहां पर बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तब फॉरेन एक्सचेंज यानी दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश की करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर यूएस को कुछ बनाकर बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलते हैं, और हमारे देश में जब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आता है तो हमारे देश में रुपए की कीमत डॉलर के सामने कम होने लगती है और वैल्यू जो है रुपए की बढ़ने लगती है। और ये चीज हमारे देश की कहीं ना कहीं रुपए की कीमत और जो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत अहम योगदान निभाती है। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। जब प्राइवेट सेक्टर को पूर्ण रूप से काफी सारी आजादी दी गई तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी यानी कि कंपनियां और बेहतर होती गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका काम करने का ढंग और उनका मशीनरी, वो सब चीजें और अच्छा होता चला गया। ठीक है, लिबरलाइजेशन के बहुत सारे फायदे हमने देखे। अब हम कुछ नुकसान, हमेशा किसी को आज़ादी दी जाती है तो कहीं ना कहीं कभी अगर उसको अच्छे से उपयोग किया जाए तो कुछ अच्छा होता है और बुरे से उपयोग किया जाए तो कुछ बुरा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को जो लिबरलाइजेशन दी उसमें भारत का क्या नुकसान हुआ या गवर्नमेंट का क्या नुकसान हुआ। In spite of decrease in restriction, monopoly could not be checked. मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब कोई एक ही तरह का नियम या एक ही तरह का सोच जब अप्लाई होती है मार्केट में। ठीक है, मोनोपोली का मतलब होता है जब कोई कंपनी एक तरह का सामान बनाती है और किसी और के पास वो सामान नहीं अवेलेबल होता तो कंपनी अपने मन से उसका जो भी चाहे प्राइस रख सकती है। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब डिसीजन लेने की पूरी तरह से आज़ादी कंपनीज को दे दी जाती है तो वो अपनी अपनी मोनोपोलिस निकालते रहते हैं, यानी कि अपने मन से किसी भी चीज का कोई भी प्राइस वो वसूल करते रहते हैं। As the focus has only been paid on industrial sector, India has remained backward in the development of in agriculture field. जब भारत की इकोनॉमी, भारत में कई सारी फैसिलिटीज या कई सारे डिसीजन भारत में इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन को बढ़ाने में दिए गए तो कहीं ना कहीं भारत का ध्यान खेती, किसान और किसानों पर नहीं गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज तो डेवलप्ड हुई भारत में, बट एग्रीकल्चर फील्ड में यानी खेती के विभाग में उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया। ठीक है, देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। जब बहुत सारी रोक टोक और बहुत ज़्यादा आज़ादी जब दी गई इंडस्ट्रीज को तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत में डिस्पैरिटी ऑफ इनकम यानी कि अमीर और गरीबों का गैप और ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी कि कुछ कंपनीज वाले या कुछ इंडस्ट्रीज वाले बहुत अमीर हो गए। ठीक है, कुछ के पास बहुत कम पैसा रह गया, लोगों की इनकम में बड़ा गैप आने लगा, कोई बहुत अमीर हो गया तो कोई बहुत गरीब हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें भारत में होने लगी। Because of increase in import and decrease in export, foreign debt has increased. ठीक है, किसी भी कारण से जब जब फॉरेन ट्रेड स्टार्ट होता है, ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट होता है तो हम चीजें खरीदते भी हैं दूसरे देशों से और चीजें बेचते भी हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन इसलिए दिया जा रहा था, उसको ज्यादा बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा था ताकि भारत में इतना सारा प्रोडक्शन हो सके जिसकी वजह से भारत के लोगों को तो वो चीजें मिल ही पाए, साथ ही साथ वो कंपनीज या भारत उन चीजों का विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सके, जिससे फॉरेन के पैसे, फॉरेन के डॉलर भारत में आ सके। लेकिन उल्टा ही हुआ, कुछ कारण से भारत में इंपोर्ट ज्यादा होने लगा, यानी चीजें बाहर से ज्यादा खरीदी जाने लगी और
हमारे देश में से चीजें बेची कम जा रही थी दूसरे देशों को। इसकी वजह से क्या होता है, जब इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो भारत की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और रुपए की वैल्यू में भी बहुत फर्क पड़ता है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था लिबरलाइजेशन का। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है ये डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन के पॉइंट्स थे। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? Privatization. Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under state's control is handed over or transferred to private sector is called privatization. ऐसी कंपनीज जो कि कोई सामान बनाती हैं देश के लिए, और जिन कंपनीज को चलाने का, उनको कंट्रोल करने का और मैनेजमेंट उनका मैनेज करने का, मैनेजमेंट पूरा का पूरा सरकार द्वारा किया जाता है, अगर उन कंपनीज को या अगर उन सामान की बनाने की जवाबदारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को यानी किसी प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाती हैं, तो इस प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रेन है, रेलवेज है, वो सिर्फ सरकार की कंपनी है, और जो कंपनी सरकार चलाती है, सरकार के कंट्रोल में है, सरकार ही उनका मैनेजमेंट करती है। ठीक है, वही कंपनीज को अधिकार है ट्रेन बनाने का और भारत में ट्रेन चलाने का। लेकिन अब भारत में ट्रेन्स का, रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, यानी कि अब कंपनीज, अलग अलग प्राइवेट कंपनी अपनी अलग अलग ट्रेन बनाकर पटरियों पर चला सकती हैं। ठीक है, अब सरकारी ट्रेन ही नहीं होंगी, प्राइवेट ट्रेन भी भारत में होंगी। ठीक उसी तरह से जैसे प्लेन्स जो होते हैं वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं, जैसे कि स्पाइस जेट का होता है, इंडिगो का होता है, वैसे ही जैसे बसें होती हैं, वो सरकार की बसें, सरकारी बसें अलग होती है जो बस स्टैंड पे आती है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी की लग्जरी बसेस भी होती है। ठीक वैसे ही अब ट्रेन भी प्राइवेट हो जाएगी। यानी कहने की बात यह है कि कभी कभी सरकार कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे सामान जो सिर्फ सरकार की कंपनियां या सरकार के अंडर में काम करने वाली कंपनियां, जिनकी मालिक सरकार है, जिनको मैनेज भी सरकार करती है और टोटली कंट्रोल भी सरकार का होता है, कभी कभी वो कंपनियां प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाती हैं, और इसी प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, advantages of privatization. There is increase in number of production unit in industrial sector. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने का कारण सबसे बड़ा ये होता है, जब गवर्नमेंट के अंडर से कोई कंपनी या कोई चीज का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करने लगता है, तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनने लगती हैं, टेक्नोलॉजी और अच्छी होने लगती है। Production has been increased in capital intensive and consumer commodities due to प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से सामान जो है वो बेहतर होता है, और ऐसा सामान ज़्यादा बनने लगता है जिसकी डिमांड कस्टमर्स को होती है। कंज्यूमेबल कमोडिटीज यानी जो इस्तेमाल ज़्यादा किए जा रहे हैं जनता के द्वारा सामान और वैसी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाती है। Working capacity of public sector has improved due to privatization of public sector enterprise. वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कभी कभी सरकार के पास बहुत सारा काम होता है,
ठीक है, बहुत सारी चीजों का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनीज, कुछ कंपनीज प्राइवेटाइजेशन जिनका हो जाता है, उसके बाद सरकार को थोड़ी उन चीजों को मैनेज करने की और कंट्रोल करने से थोड़ी छूट मिल जाती है, जिससे सरकार दूसरे कामों में भी ध्यान दे सकती है और कहीं ना कहीं वर्किंग कैपेसिटी सरकार की, गवर्नमेंट की बढ़ने लगती है। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस प्राइवेटाइजेशन के। आइए चलो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन के, यानी प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या नुकसान है। इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased। अब जब प्राइवेटाइजेशन कंपनीज का हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट जो पहले सरकार बना रही थी उसका प्राइस और उसके बारे में हर चीज का फैसला सरकार लिया करती थी, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, यानी वो चीजें अब कोई प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बना रही होती है, तो उनके प्राइस से लेकर कई सारे डिसीजन का पूरा अधिकार अब उन प्राइवेट कंपनीज का रहता है, जिसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, और जिससे कहीं ना कहीं मोनोपोली यानी मन मर्जी का खतरा रहता है और कंपनीज अपनी मन मर्जी भी कर सकती हैं। Cottage industries have not developed properly due to privatization. Only large industries have been benefit. प्राइवेटाइजेशन से हाँ, कई सारी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो डेवलप तो करती हैं क्योंकि सरकार उनको बहुत सारा प्रोजेक्ट देती है, मतलब बहुत सारे काम अब उनको मिल जाते हैं। कंपनी को जो पहले सरकार करती थी अब वो प्राइवेट कंपनीज को मिलने लगते हैं, लेकिन इससे नुक्स कोई भी फायदा नहीं होता कॉटेज इंडस्ट्रीज को, यानी छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको इससे, प्राइवेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं होता है। Prices have not remained under control due to privatization. This has led to problem of price rise. जब गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज को या कुछ चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है, तो अब गवर्नमेंट उन चीज़ों का प्राइस निर्धारित यानी कि डिसाइड नहीं कर सकती है। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिस चीज़ को बनाकर भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जिस चीज को वो चला रहे हैं, अब वो पूरा का पूरा प्राइस रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार उन प्राइवेट कंपनीज को हो जाता है। और जब वो कंपनीज अपने मन से कोई भी प्राइस चलाने लगते हैं देश में, तो इसकी वजह से प्राइस राइज का खतरा होने लगता है। ठीक है, अब जिन चीज़ों की प्राइस या जिन चीज़ों का भाव सरकार तय नहीं करेगी, तो ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी अपना फायदा देखकर अपने मन से कोई भी कीमत उनकी लगाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन। Globalization is the process of connecting one country economic with the world economy, as a result of which flow of goods, service, technology and labor is easily available in the world. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब सामान एक देश से दूसरे देश में बेचा जाता है, यानी एक देश का दूसरे देशों से व्यापार होने लगता है, तो इससे क्या होता है, एक देश की इकोनॉमी, एक देश की करेंसी, एक देश के सामान एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होते हैं, और इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होती है तो अलग अलग देशों के बीच सामान एक्सचेंज होता है, सर्विस एक्सचेंज होती है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, और लेबर, लेबर यानी लोग एक देश से दूसरे देशों में काम करने के लिए भी आते जाते रहते हैं। इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई है इकोनॉमी में, लोगों की, मतलब देश के आर्थिक रूप से विकास होने लगा है जब से ग्लोबलाइजेशन एडॉप्ट किया गया है। Obstacles of trade between two nations have been removed. ग्लोबलाइजेशन अलाउड करने के बाद दो देशों के बीच जो व्यापार हुआ करता था, व्यापार का जो प्रोसेस हुआ करती थी, वो
रुकावटें, जो भी रुकावटें हुआ करती थी दो देश के बीच में व्यापार को लेकर, वो सब अब निकल गई हैं, यानी दो देश आसानी से व्यापार कर सकते हैं। Such a condition has been created so that capital exchange can easily take place between two nations. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी देश के व्यापारी दूसरे देश में जाकर व्यापार भी कर सकते हैं, कंपनीज भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर्ड जो कंपनी है अमेरिका की, जो फोर्ड कंपनी है वो भारत में आकर सेट हुई है और भारत में ही कार बनाती है, भारत में भी बेचती है और दूसरे देशों में भी बेचती है। ठीक है, तो इस तरह से अब एक देश के व्यापारी या एक देश के जो बिजनेस ओनर, प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जो होते हैं, वो दूसरे देशों में जाकर भी व्यापार कर सकते हैं और एक देश में बनाई हुई चीजों को आप आसानी से दूसरे देशों में भी बेच सकते हो। ठीक है, obstacle in the way of exchange of technology has been removed. एक देश में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, किसी भी तरह का टेक्निकल जो नई चीजें बन रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए फोन, नए नए लैपटॉप, वो सब चीजें, वो सब टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज होने लगी है, जिससे अब विकास जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है, विकास हर जगह हो रहा है और एक देश के द्वारा की गई इन्वेंशन का लाभ सभी को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना की वैक्सीन अगर बनती है तो वो सिर्फ जो देश बनाएगा उसी के पास नहीं रहेगी, बल्कि हर देश के पास वो पहुंच जाएगी। हालांकि वो फ्री में नहीं, कोई भी व्यापार, कोई भी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में फ्री में नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी छूट मिली है, बहुत सारे जो रुकावटें थी दो देशों के बीच व्यापार में, वो सब अब हट चुकी हैं, तो आसानी से एक देश दूसरे देश के साथ डील कर सकता है। फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में बी देयर अमोंग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप एक देश से दूसरे देश में कमाने के लिए जा सकते हो, आपको फ्री में छूट दी जाती है, यानी कि अब आप पैसे कमाने के लिए किसी भी देश में फ्रीली जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के। ये सबसे बड़ी एक छूट है जो हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिली है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, जैसे हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े, ठीक उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन की कंपनीज आपके देश में आकर इन्वेस्ट कर सकती हैं, आपकी कंपनी भी किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, वहाँ की कंपनियों में पैसा लगा सकती हैं, वहाँ पर कंपनी भी सेट कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो कोई भी दूसरे देश की कंपनी किसी और देश के कंपनी में पैसे क्यों लगाएगी? जितने परसेंटेज वो कोई भी कंपनी दूसरे देश की कंपनी में पैसे लगाती है, उतने परसेंट प्रॉफिट भी उन्हें मिलता है ना। ठीक है, जितना वो पैसे लगाते हैं उतने ही परसेंटेज प्रॉफिट पर उनका हक भी होता है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का जो ये फ्रीडम मिला है, इससे जो कंपनी, जो जिसके पास बेहतर प्लान होते हैं लेकिन पैसों की कमी होती है, उन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से दूसरी कंपनियां जब उन्हें इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनमें पैसा लगाती हैं, तो वो कंपनी आगे बढ़ पाती है। Goods produced in the developed countries can easily be obtained due to globalization. जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री हैं, चाइना, अमेरिका, जापान, रशिया, ये सब देशों में जो बड़े बड़े ये जो डेवलप्ड देश हैं, इन देशों की बनी हुई चीजें, बना हुआ सामान, बने हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया कर सकती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी, हर सामान
एक देश से दूसरी जगह आसानी से कम टैक्स पर पहुंच जाता है। Developing countries like India can withstand competition at international level due to globalization. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही भारत में कई कंपनियों ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। कई फॉरेन कंपनीज जिनको मोदी ने भारत में इनवाइट किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं आज वर्ल्ड में कंपटीशन में, एक तरह से कंपटीशन में लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में। ठीक है, कई विदेशी कंपनियां आज भारत में आकर पैसे लगा रही हैं, भारत में आकर सामान लगा बना रही हैं। भारत के देशों को वो सामान मिल रहा है, भारत के देशवासियों को। साथ ही साथ वो कंपनियां दूसरे देशों को भी वो सामान बेच रही हैं, जिससे फॉरेन करेंसीज भारत में आ रही हैं और कहीं ना कहीं भारत आर्थिक रूप से और मजबूत बनता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब ये तो थे कुछ ग्लोबलाइजेशन के फायदे। अब बात करते हैं नुकसान की, डिसएडवांटेजेस की। Expected success has not been attained in finding solution to the problems of poverty and unemployment due to globalization। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया था जब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी बनी थी कि देश में लोगों की गरीबी और लोगों को जो बेरोजगारी जो है, जॉब ना मिल पाने की जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उस कम हो जाएगी, लोग अब गरीब नहीं रहेंगे और लोगों को रोजगार भी यानी कि जॉब्स भी मिलती रहेंगी। बट अभी तक इस चीज में उतना सक्सेस नहीं हो पाया है। हालांकि कई कंपनियां जो देश विदेशों से भारत में आई, उसकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिला है, कई लोग उन कंपनीज में काम करते हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना सोचा था कि गरीबी कम हो जाएगी, लोग अमीर बनने लगेंगे, ठीक है, लोगों के पास जॉब आ जाएगी, वो चीज अभी उतनी रूप अच्छी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई है। Developing countries have not acquired proper benefit of increase in export which they should have acquired। Developing countries जो चाहती थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो एक्सपोर्ट ज्यादा करें, यानी अपने देश में सामान बनाकर दूसरे देशों को बेचें और दूसरे देशों से कम सामान खरीदें, यानी कि इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, जिससे वो भी डेवलप्ड नेशन बन पाए। लेकिन ऐसा अभी तक उस हद तक नहीं हो पाया है। अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम कर रही हैं और इंपोर्ट ज्यादा ही कर रही हैं। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो पाया है और इंपोर्ट ही उनका ज्यादा है। Large scale industries have acquired more benefit while small scale industries have obtained less benefit। ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज और जो बड़े बड़े रिक्वायरमेंट के हैवियर और महंगे महंगे सामान बनाती हैं, वैसी कंपनीज को ही ज़्यादा फायदा मिला है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है। और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, छोटा मोटा सामान बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन का कोई ज्यादा फायदा, कुछ खास फायदा प्राप्त नहीं हुआ है।